Hello everyone. In today's video, we will discuss the difference between conductor, insulator and semiconductor based on their energy band diagram. तो इस एनर्जी बैंड डायग्राम की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लेते हैं एक सोडियम एटम के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो ये है एक सोडियम की एटम। सोडियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम की एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसके हिसाब से एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं? ये जो थर्ड ऑर्बिट है इसको हम वैलेंस सेल भी कहते हैं, हाँ कि नहीं? जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब देखो, ये बेसिकली एक सोडियम का ही एटम है, सोडियम का ही एक एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़े होगे, उसमें तुमने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करते हैं वो अपना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं और वो कभी भी अपना एनर्जी लूज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने साथ कैरी करता है, ठीक है। तो वैसे हम बोल सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। यहाँ पे हम बस एक ही सोडियम एटम के बारे में बात कर रहे हैं और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। और अगर हम वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो एक डिस्क्रीट लाइन से, एक ही लाइन से उसकी एनर्जी को हम दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी ये यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सोडियम एटम कैरी। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो उसको एक सिंपली एक डिस्क्रीट लाइन से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, उसकी एनर्जी को, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ही एटम के बारे में बात कर रहा है जो कि एक आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड एटम का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही एटम मेरा सिस्टम में है और कोई नहीं है। लेकिन अगर हम एक प्रैक्टिकली सोचें, जैसे कि मेरे पास मान ले कि एक सोडियम का एक पत्थर है, तो अगर मेरे पास एक सोडियम का पीस है तो उस सोडियम का जो पीस होगा उसमें थोड़े ना एक ही एटम होगा, उसमें तो ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो अगर ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ऐसे ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे तो मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होंगे और ये जो एटम्स होंगे वो बहुत ही पास पास में होंगे, ठीक है। तो उस टाइम अगर मैं बोलूं कि जो ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन सारे का एनर्जी कितना होगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते सोडियम के और वो सारे आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते, मतलब बहुत दूर दूर पे होते सारे, तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं सिर्फ एक ही लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं, अगर मैं सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आइसोलेटेड थे, ट्रिलियंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पास में लेके आऊं और एक क्रिस्टल फॉर्म में उनको देखूं, तो उनमें क्या होगा कि दो एटम के बीच में जो गैप होगा, मतलब जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। उस टाइम क्या होगा कि एवरी इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, एवरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा इस केस में, क्योंकि जो अदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अदर एटम्स होंगे, वो उसकी एनर्जी को अफेक्ट करेंगे या तो डिस्टर्ब करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि एवरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। तो अगर मैं उन सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो कि एक क्रिस्टल या तो एक पत्थर में हैं, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, उन सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे करेंगे? ट्रिलियंस ऑफ लाइन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? तो अगर ट्रिलियंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट वैल्यू है, तो उन सारे वैल्यूज को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक बैंड ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन होगा कि नहीं? ये जो बैंड होगा वो डिफाइन करेगा सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। इसी रेंज में ही सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और कभी भी दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होगी, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो होगी वो भी डिफरेंट होगी। अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करना चाहें एक लाइन में,
हर एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो एक लाइन क्रिएट करेगी, और ट्रिलियंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए ट्रिलियंस ऑफ लाइंस का फॉर्मेशन होगा, और वो जो ट्रिलियंस ऑफ लाइंस होंगे वो बहुत ही पास पास रहेंगे। तो इसका मतलब वो एक बैंड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो बैंड होगा ये बैंड डिफाइन करेगा इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज को। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं बैंड। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और एक ऐसा भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन था जिसका एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और मैंने बस कोई भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, तो उसका एनर्जी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में ही था, ना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। तो बस इसी रेंज में मैंने अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिफाइन कर दिया, और इसी रेंज में सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफाइंड हुए हैं। तो ये एक बैंड फॉर्मेशन हो गया इस हिसाब से, और इसी बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड। अभी मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये था तुम्हारा एनर्जी, और यहाँ पे एक बैंड फॉर्मेशन हुआ, बैंड ऑफ एनर्जीज, जिसको हमने बोला ये बैंड को वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड डिफाइन कर रहा है जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके पास कितना एनर्जीज है, उसी एनर्जीज को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, अच्छा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उनको कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है ना, तो वो क्या करते हैं, अपना वैलेंस सेल को छोड़ के एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अभी फ्री हो गया। तो हमेशा याद रखना कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ही दूर में होते हैं, न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, इसलिए जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है वो बहुत ही वीक होता है। इसलिए क्या होता है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीकली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस से, जिससे क्या होता है कि अगर कोई भी हल्का सा एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे दे तो वो इजीली क्या होगा, वो अपना पेरेंट एटम है उसको छोड़ के वो चले जाएगा। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर उनको थोड़ा सा भी एनर्जी मिलता है तो वो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो जो अगर हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ट्रिलियंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ा थोड़ा एनर्जी दे के उनको फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। और उन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम एनर्जीज को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वो भी तो एक बैंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और ये बैंड इसके ऊपर ही तो रहेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास थोड़ा ज्यादा एनर्जी होता है। वैलेंस सेल में रहने के टाइम उनके पास जितना एनर्जी था उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी होता है, क्योंकि थोड़ा एनर्जी उनको मिला भी होगा ना, वो थोड़ा एनर्जी गेन किए होंगे, हीट एनर्जी हो सकता है, वो लाइट एनर्जी हो सकता है, कुछ भी एनर्जी उन्होंने अचीव किया या तो गेन किया और वो कन्वर्टेड हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन में। और अच्छा, तो पहले से कुछ एनर्जी था और ऊपर से उनको कुछ एनर्जी मिला, जिस एनर्जी से वो फ्री हो गए, तो अभी उनका जो एनर्जी है थोड़ा बढ़ गया होगा कि नहीं, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन अभी वो फ्री स्टेट में है और उनके पास थोड़ा ज्यादा एनर्जी है। तो ज्यादा एनर्जी मतलब थोड़ा ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी एनर्जीज को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, सारे ट्रिलियंस ऑफ valence electron, let trillions of valence electron get some amount of energies and they are converted to free electron, and that free electrons energy if you represent, that will also form a band of energy। अगर मैं ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना होगा, कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना होगा, कोई ऐसा भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास इतना अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रहा होगा। तो ऐसे करके ट्रिलियंस ऑफ लाइंस फॉर्मेशन होगा, जो कि वो भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन या तो बैंड फॉर्मेशन करेगा, है कि नहीं। और इसी बैंड को बोलते हैं हमारा कंडक्शन बैंड। तो बेसिकली कंडक्शन बैंड कैसे फॉर्मेशन हुआ, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज को हम एक लाइन में प्लॉट करेंगे तो ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो ट्रिलियंस ऑफ लाइन फॉर्मेशन होगा, जिससे कि एक बैंड फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो हम वैलेंस सेल बोल सकते हैं, और जैसे उनको कुछ एनर्जीज मिलता है तो वो क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, या तो बोल सकते हो कि वो फ्री हो जाते हैं। तो कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है, इसी
प्रिंसिपल से ही हम क्लासिफाई करते हैं सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर को। तो अगर हम इंसुलेटर के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है ना, ये जो गैप रहता है कि नहीं, जो ये वैलेंस बैंड का टॉप लेयर है, इसको हम बोलते हैं लेट ईवी एनर्जी। यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ईवी एनर्जी उसके पास है। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को इस बैंड में जाना है तो उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी उसको चाहिए होगा। अगर वो एक इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन है, कोई एक इंसुलेटर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एटलीस्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगा अगर उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है, या तो ट्रांजिशन करना है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और यही जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन होता है, जो ऊपर का इलेक्ट्रॉन होता है, वही पहले एनर्जी गेन करता है और जंप करता है तुम्हारे कंडक्शन बैंड में, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट सबसे कम होता है। उसके नीचे में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। इसीलिए जो सबसे ऊपर में एनर्जी का लेवल है ईवी है, उस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन पहले जंप करेगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो उसको जंप करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, डायमंड जो कि एक इंसुलेटर है, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगर कंडक्शन बैंड में जाना है तो एटलीस्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होगा। और ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो इसलिए बहुत ही फ्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड जिनको कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है और वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है। ठीक है, तो एज बहुत ही few amount of electron होते हैं, very few number of electrons can get this much amount of energy and jump from valence band to conduction band. That's why the conductivity solely depends on the free electron which are present in the conduction band. So the number of free electrons which are present in the conduction band is very few. Why? Because of this gap which is very large, about 6 electron volt. Very few number of electron which are present in this valence band can achieve this amount of energy and jump from valence band to conduction band. Okay, so that's why if very few number of electrons can reach this conduction band, then obviously the conductivity of insulator is going to be very low, because the number of electrons present in this conduction band will decide the conductivity. More is the number of electron in this band, more is the conductivity. So if very few number of electrons are jumping from this valence band to conduction band, why very few number of electrons are jumping? Because this band gap is very high. Achieving 6 electron volt amount of energy is very difficult. That's why very few electrons can jump from valence band to conduction band, and hence the conductivity of insulator is very few or very low. If I take a semiconductor, let us take silicon. Silicon is a semiconductor material. So in case of silicon, this band gap is approximately 1 electron volt. That means the valence electron will require 1 electron volt amount of energy to jump from valence band to the conduction band. Okay, so in case of semiconductor, the electron which are present in valence band will require 1 electron volt amount of energy to jump from the valence band to conduction band, and getting this 1 electron volt of energy is quite easy as compared to getting 6 electron volt of energy. Even if at the room temperature the electrons will get 1 electron volt of energy and they break the covalent bond and becomes free and just jump from the valence band to the conduction band, and that's why more number of free electrons will be there in the conduction band. सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो रहा है कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है अगर वो फ्री होना चाहे। ठीक है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाता है तो वो फ्री हो जाते हैं। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी रूम टेम्परेचर में भी जो टेम्परेचर होता है उससे उनको इतना एनर्जी मिल जाता है कि वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी मतलब तुम रूम टेम्परेचर में भी कोई एक सिलिकॉन होगा तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी उसको मिल जाता है बिकॉज ऑफ द रूम टेम्परेचर से भी उनको एनर्जी मिलता है। ठीक है, और वही एनर्जी को जब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में होते हैं वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा ईज है इलेक्ट्रॉन्स का जंप करने में वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बिकॉज दिस गैप इज अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेते हैं फ्रॉम द रूम टेम्परेचर टू। सो इसलिए सेमीकंडक्टर के केस में जो कंडक्टिविटी होता है वो इंसुलेटर से थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन करके जाने में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सिलिकॉन का जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ा अच्छा रहता है एज कंपेयर टू योर इंसुलेटर। अभी बात करते हैं किसकी, कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर जाते हैं। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो जाते हैं, मतलब उनके बीच में जो गैप था वो पहले तो 6 वोल्ट था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था एनर्जी गैप, अभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया किसके केस में, सेमीकंडक्टर के केस में। और जब ये कंडक्टर हो जाते हैं तो इनके केस में एनर्जी बैंड और भी कम रहता है, नियरली 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप रहती है, और इसलिए इनको बोलते हैं कि ये दोनों बैंड जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं। तो इसके केस में क्या होता है, इतना छोटा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मिलता है ना वैलेंस बैंड का, तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ इसका कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत कम है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है कि देख तेरे पास अगर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है तू आ जा कंडक्शन बैंड में। और ये रिक्वायरमेंट अगर बहुत ही कम होगा तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको ये रिक्वायरमेंट मिल गया होगा और वो अभी जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या हो रहा था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तेरे पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन तो तू नहीं आ पाएगा बैलेंस बैंड में, वहां पे रेस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा था। इस केस में इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ इतना एनर्जी चाहिए, तेरे पास इतना एनर्जी है कि नहीं, हाँ है तो ठीक है आ जा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो कंडक्टर किसी भी एक कंडक्टर लेते हैं, एल्यूमिनियम हो गया या तो कॉपर हो गया, तो उसके केस में क्या होता है कि जो तो बैंड्स है कि नहीं वो ओवरलैप करते हैं। तो अभी डिफरेंशिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस एनर्जी बैंड डायग्राम। तो कंडक्टर के केस में बोलना कि ये जो दो बैंड्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, जो एनर्जी बैंड होता है या तो गैप एनर्जी रहता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप रहता है, वो बहुत ही कम रहता है। इतना कम एनर्जी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मिलता है वैलेंस बैंड में तो वो जंप कर जाता है कंडक्शन बैंड को। ठीक है, इन केस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंशिएट करना है। कंडक्टर के केस में ये दो बैंड जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, ये पहले समझ जाना है। और इलेक्ट्रॉन को अगर इतना अमाउंट ऑफ नियरली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर मिलता है तो वो जंप कर जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होते हैं। इसीलिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर अवेलेबल इन दिस कंडक्शन बैंड विच आर फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर इज ऑल्सो मोर। Getting my point or not? The conductivity of conductor is high. Why? Because there are more number of electrons in the conduction band. Why they are in the conduction band? Because the electrons which are present in the valence band require very few amount of energy to converted into free electron, and once they will converted into a free electron, they will go to conduction band. Okay. So that's why very large number of electrons, free electrons, are available in this conduction band, and hence the conductivity of this conductor is very high. ठीक है, तो बेसिकली यहां तक ही तुमको लिखना है। इसके बाद मैं जब बोल रहा हूं थोड़ा समझने के लिए ट्राई करो कि अगर मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ सोडियम एटम होंगे, ट्रिलियंस ऑफ सोडियम एटम है और वो बहुत दूर दूर पे है, कोई भी एटम दूसरे एटम से इन्फिनाइट डिस्टेंस में है। ठीक है, तो उस टाइम में मैं सारे एटम्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो एनर्जी है वो एक ही डिस्क्रीट लाइन से एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम ही होगा। ठीक है, अगर वो सारे दूर दूर है, लेकिन जैसे ही वो पास पास आएंगे, जैसे कि अगर मेरे पास अगर सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है तो उसमें क्या होगा, ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे और बहुत ही पास पास होंगे, वो सारे एटम्स बहुत ही पास पास होंगे। तो उस केस में जो एटम के पास, एवरी एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के केस में एवरी एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एवरी एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियसली अगर मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे एक सोडियम के क्रिस्टल में, तो कितने सोडियम के
30वें, तो उसमें अगर ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं तो ट्रिलियंस ऑफ क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एनर्जी डिफरेंट होगा क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा है। अगर आइसोलेटेड होते ट्रिलियंस ऑफ एटम, दूसरे एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते, इन्फिनाइट डिस्टेंस में होते, तो उस केस में एक ही लाइन से तुम उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक ही लाइन से तुम उसको डिफाइन कर लो। कब ये पॉसिबल होगा, जब दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मैं दो एटम के बीच का डिस्टेंस को आर से डिनोट कर रहा हूं, अगर वो आर हाई है तो उस टाइम दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं आर से इंडिकेट कर रहा हूं, वो डिस्टेंस अगर हाई है, बहुत ज्यादा है, तो उस केस में सिर्फ एक ही लाइन ही मेरा सफिशियंट है सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो सारे एटम्स कम क्लोजर होंगे, पास पास आएंगे, तो क्या होगा, जैसे कि एक मेरे पास एक क्रिस्टल है सोडियम का मान लेते हैं, तो एक पत्थर है सोडियम का, तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, वो पास पास रहते होंगे, उनके बीच का जो गैप होगा, मतलब दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। तो उस टाइम क्या होगा, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो ऐसे लगेगा कि जो ये फिक्स्ड एनर्जी का एक लाइन था वो स्प्लिट हो गया, ऐसे करके स्प्लिट हो गया। ये डिफाइन करेगा जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज को, और इसी को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। समझ में आया। और अगर ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं तो ट्रिलियंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और ट्रिलियंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जब इन इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो वो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्टेड होंगे, और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो एनर्जी होगा वो भी कुछ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास ट्रिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी होगा, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है ना, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी सबका एनर्जी डिफरेंट होगा, है कि नहीं। अगर मैं सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसके हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो भी तो एक बैंड फॉर्मेशन करेगा जो कि डिफाइन करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को। हो सकता है किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतना हो, किसी और एक फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतना हो, किसी और एक फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतना हो, तो ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट होगा उनकी एनर्जी को, और ये भी एक बैंड फॉर्मेशन करेगा जिस बैंड को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ओके, और इस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा कंडक्शन बैंड में, और ये जो गैप है इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इस बैंड ऑफ या इस रीजन में कभी भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन आइदर तुम्हारे वैलेंस बैंड में होंगे या तो कंडक्शन बैंड में ही होंगे। ठीक है, तो यही बस था कॉन्सेप्ट। 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स या तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आया तो इतना लिखना है तुमको। थैंक यू।